देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो दृष्टि दोष जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? 4। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता। निकट दृष्टि दोष, इसमें कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। देखो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करेंगे, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार करेंगे, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार करेंगे, द्विफोक्सी लेंस का व्यवहार करेंगे, और अबिंदुता को दूर करने के लिए गोलाकार लेंस का, जिसको बेलनाकार लेंस कहते हैं, बेलनाकार लेंस का व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है बच्चे लोग? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। थैंक्स। आगे की ओर आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? देखो विद्युत धारा की उपस्थिति, विद्युत धारा को उपकरण के लिए, विद्युत धारा की उपकरण के लिए क्या क्या आवश्यक होती है? ठीक है, तो उसके लिए उपस्थिति दर्शाने के लिए जिस उपकरण का व्यवहार किया जाता है वो किया जाता है गैल्वेनोमीटर। देखो विद्युत मोटर, यहां पर लिखना चाहिए था विद्युत मोटर, डायरेक्ट लिख दिया मोटर। विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर जो होता है ना, विद्युत धारा की उपस्थिति नहीं दर्शाता है। ये जनरेटर, ये भी नहीं, वोल्ट मीटर, ये भी नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति को जांच करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति को जांच करने के लिए जिस उपकरण का हम लोग व्यवहार करते हैं उस उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं उसको? राइट आंसर इसका होगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? बता दो इसको, किसने किया है? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बताया है ना, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो ये राइट आंसर इसका होगा मैक्सवेल। क्या आंसर होगा? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जिसने दिया है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब ने दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम को दिया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, थोड़ा फास्ट ऐड करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये 10 वाला क्वेश्चन हो गया, ये नहीं होगा। ऑस्टेड इसको लिखना चाहिए, और ऑस्टेड। ठीक है, ये आपका फ्लेमिंग, बाएं हाथ और दाहिने हाथ के नियम दिया, आइंस्टीन आपका ये नियम नहीं दिया है। मैक्सवेल ही इसका राइट आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, इसका आंसर तो आप लोग दे सकते हैं भाई, बता दो इसको। विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का जो एसआई मात्रक जो होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक, तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है भाई। कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। और ए मीटर को कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है,
तो राइट आंसर इसका होगा वोल्ट मीटर। राइट आंसर इसका होगा वोल्ट मीटर। आगे में कहता है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। देखो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, चालक तार की लंबाई बढ़ेगा तो उसमें प्रतिरोध की संख्या बढ़ेगा, चालक तार की लंबाई घटेगा तो उसमें प्रतिरोध की संख्या घटेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो भैया श्रेणी क्रम में जुड़े उपकरण को इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है और धारा का मान घटता है। धारा का मान, तो राइट इसका आंसर होगा ये। राइट इसका जो आंसर जो लगाया जो जाएगा वो आप पे लगाया जाएगा ये। ठीक है, किन्हीं के द्वारा कोई दिक्कत है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा जल्दी ऐड करेंगे। हो गया? क्या होगा श्रेणी क्रम। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, अगला क्वेश्चन एक आ रहा है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति को होती है। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो प्राकृतिक जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दर्शाया जो जाता है वो मतलब रियल में दर्शाया जाता है या कल्पना किया जाता है, या तो कल्पना या मतलब किया जाता है। जैसे मान के चलो ये चुंबक है, चुंबक देखो ये आपका एक चुंबक है, तो इसकी क्षेत्र को अनुभव किया जाता है। हमने चुंबकीय क्षेत्र काटे किसे डिफिनेशन दिए थे, किसी चुंबक के चारों ओर का होगा क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव को भैया जब अनुभव किया जाता है तो कल्पना ही तो किया जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है तो कल्पना ही तो किया जा रहा है, आभास ही तो किया जा रहा है। तो ये आपका काल्पनिक होता है। इसका जो प्राकृतिक जो होती है वो कैसा होती है, काल्पनिक होती है। इसका डिफिनेशन से ही समझ लो ना कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को P द्वारा निरूपित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन पर एम्पीयर मीटर होता है या टेस्ला होता है। क्लियर क्लियर किसी का कोई दिक्कत? देखिए 1 किलोवाट, देखो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट ऐसे लिखा था तो चलो 1 किलोवाट आवर बराबर जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? किलोवाट आवर जो होता है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक भी होता है, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक भी होता है। याद रहे, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट आवर होता है, किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर का जो वैल्यू होता है वो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। चलिए ऐड कीजिए इसको और आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें टोटल आपका इसमें पीडीएफ में 400 क्वेश्चन है, 400 प्लस क्वेश्चन है। अगर जो 400 प्लस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं, 400 प्लस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो समझो कि 100% 10th की बोर्ड में इसी से क्वेश्चन रहेगा, कोई फाजिल क्वेश्चन नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसलिए इसको सही तरीके से 400 क्वेश्चन को बस याद कर लो, समझ लो, रख लो, जो भी जैसे भी कर रहा है ना उसको अपना बना लो बस। ठीक है, जब इसे आप अपना बना लोगे तो जितना 48 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो आपको बना करके आना रहेगा बिल्कुल 40 में 40 नंबर आएगा। ठीक है, बशर्ते 400 प्लस क्वेश्चन याद होना चाहिए और उसको समझ में आना चाहिए विद्यार्थी लोग को। जो भी एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है उसको सही तरीके से समझ लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कहता नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऊर्जा का स्रोत दो प्रकार के होते हैं बच्चा, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का जो सोर्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, और एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। इसको एग्जाम्पल दिया जाता है, वैसा ऊर्जा का स्रोत जो समाप्त होने वाला नहीं है, वैसा ऊर्जा का स्रोत जो समाप्त होने के कगार पर है या कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा या समाप्त होने के कगार पर है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, ये सब अनवीकरणीय के अंतर्गत आएगा। और जो समाप्त होने वाला नहीं है जैसे पाता, जल, ये सब समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसमें कहता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो देखो नवीकरणीय ऊर्जा ये आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत के अंतर्गत आएगा। कोयला से प्राप्त ऊर्जा, इस कोयला जब समाप्त हो जाएगा तो ऊर्जा कहां से प्राप्त होगा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो हो गया ना वो आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत के अंतर्गत आता है। सौर ऊर्जा, ये आपका जो सौर ऊर्जा है वो आपका नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए राइट आंसर इसको होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब जो हो गया ना वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। बी की ओर हम लोग क्लिक करेंगे और अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसकी ओर हम लोग अब इशारा करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग क्या करता है, उसका कौन सा लेंस अपसारी लेंस से भी कहा जाता है। अपसारी, देखो एक होता है अभिसारी, एक होता है अभिसारी लेंस, अभिसारी, और एक होता है अपसारी, एक होता है अपसारी। तो यहां पर देख लो बच्चे लोग, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। इसको उत्तल लेंस कहते हैं, अभिसारी को उत्तल कहते हैं जी, उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं, और इसको अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। तो इसमें अपसारी की बात कर रहा है, तो अपसारी की बात कर रहा है अपसारी, तो अपसारी में अवतल लेंस होगा। अभिसारी लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस भी कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर इसको क्या लगेगा बच्चे लोग, बी लगेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस जो होगा से अपसारी लेंस के अंतर्गत आएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐड करेगा और उसके बाद आंसर लेगा उसको, और सारे ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और उसको घर पर एक्सप्लेनेशन भी समझेगा, और अगर जो कोई प्रॉब्लम भी होगा तो इसको बाद में वीडियो भी देख लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे में क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, प्राथमिक रंग कौन है। लाल, हरा, नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। समझ में आया, लाल, हरा, नीला, याद आएगा क्या बोले, लाल, हरा, नीला। तो लाल भी है ऑप्शन में, ओके, नीला भी है ऑप्शन में, ओके, हरा भी है ऑप्शन में, ओके, इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा। इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा आपका। समझ में आया, प्राथमिक रंग हम लोग किसको कहते हैं, लाल, हरा, नीला रंग को क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं, इसलिए इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। अब भैया इसको उतारना की चलता है, ऐसा मत लिखना प्रकाश का प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, लाल, हरा, नीला, इसमें सभी ऑप्शन नहीं लिखना, लिखना लाल, हरा, नीला को कहते हैं। अब वहां पर आंसर तुम लिखोगे इनमें से सभी, और सभी ऑप्शन तो आप दे नहीं रखा है ना, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या लिखना, लाल, हरा, नीला। चलो देखो अब आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, रंगीन, रंगीन जो मतलब उसमें रंग होता है, इसमें से बताना है कि कौन सा नेत्र। मानव नेत्र के बारे में थोड़ी सी सुन लेगा। मानव नेत्र के एक मूल्यवान ज्ञानेंद्रियां है, मूल्यवान ज्ञानेंद्रियां है जो फोटोग्राफी कैमरा के भांति कार्य करता है, फोटोग्राफी कैमरा के भांति कार्य करता है। मानव के नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। मानव के नेत्र
में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। इसकी प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ? रेटिना पर बनता है। और इसकी लेंस जो होती है वो फिक्स किया हुआ रहता है कैमरा की जैसा, ऐसा नहीं कि आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी जैसे रिकॉर्डिंग वाला कैमरा है जिसको यहाँ से नहीं हो रहा तो थोड़ा आगे पीछे ऐसे वैसे लेफ्ट राइट दिस साइड ऐसे कर देता है, लेकिन मानव को नेत्र को ठीक है थोड़ी कर सकता है, नहीं। चलिए, तो इसमें कहता है कौन सा रंगीन भाग होता है? तो रंगीन भाग कॉर्निया। कॉर्निया रंगीन भाग नहीं है, पुतली पुपिल पुपिल रेटिना ये प्रतिबिंब बनाता है। आइरिस आइरिस एक रंगीन भाग है जो कचाव तरफ के समीप पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आइरिस। लगाओ आंसर आइरिस। आइरिस की लगा करके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 वाला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 19 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है 1 HP बराबर है 1 HP। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर अश्व शक्ति, घोड़ा की शक्ति, ठीक है। तो एक मतलब हॉर्स पावर 1 HP का जो वैल्यू होता है 1 HP का जो वैल्यू होता है 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट 746 वाट। 746 वाट है क्या? नहीं है ना ऑप्शन ए में? ऑप्शन नंबर ए में 746 वाट है, यही आंसर होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 746 वाट। 1 HP बराबर 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। इसके राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास एक कांच है जो होता है वो किस लेंस का बना होता है? देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, ये जो ग्लास जो होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है। और ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ये किसी चीज को मतलब आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक प्रतिबिंब इसमें जो प्राप्त जो होगा वो कैसा होगा? जैसे एक एग्जांपल में आप ले सकता है, जैसे बड़े बड़े एजेंसी, बड़े बड़े कपड़े मतलब मॉल में ये सब जो दर्पण जो लगा रहता है वो समतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? इसी तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए जो इस्तेमाल जो जिस लेंस का हम लोग करते हैं वो लेंस होता है आपका उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का मैग्नीफाइंग के लिए किया जाता है। लेकिन बड़े बड़े हॉल, सिनेमा, ये सब मतलब जो होता है ना, मतलब जो भी कपड़े दुकान में जो शीशे जो लगे रहता है वो समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। उसका भी आभासी प्रतिबिंब बनता है और इसका भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल जो होगा विशालक शीशा के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विशालक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ऐड कर लेगा और याद कर लेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा जो आपको सिलेबस के साथ मतलब पढ़ाने के दरमियान में कुछ डिफरेंट लैंग्वेज से रहेगा, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में हम लोग 100 में 100 साइंस में रिसीव कर सकता है, 100 में 100, बशर्ते उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन सही होना चाहिए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर देखते हैं। चलिए देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको हम लोग जरा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कहा यह जा रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील का कण होता है। जैसे मान के चलो एक चालक तार है, एक रेड है एक ग्रीन है। अरे दो चालक तार है, एक रेड है और एक क्या है? ग्रीन है। दो चालक तार है। अभी जब दो चालक तार से जब विद्युत धारा जब प्रवाहित होता भैया तब एकरा में दो को जब चालक तार है
तो एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब एक प्लस के काम करेगा और एक माइनस के काम करेगा। जब एक प्लस और एक माइनस का काम करेगा तो उसमें जो गतिशील जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। किसका बहाव होता है? इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। इसलिए राइट आंसर इसमें देख लो, परमाणु का बहाव होता है जी नहीं। आयन का, आयन में तो दोनों होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, ये भी नहीं होगा। प्रोटॉन ये धनात्मक हो गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और ऋणात्मक। ये राइट आंसर जो होगा इसको डी की ओर जाएंगे, डी की ओर हम लोग जाएंगे। जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील जो कण जो होती है वह इलेक्ट्रॉन होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा इलेक्ट्रॉन की ओर लगाएंगे और ऑप्शन डी की ओर हम लोग जाएंगे। तो चलो अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ए कहा जा रहा है, कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है भैया। एम्पियर घंटा मात्रक है। देखो पहला में शक्ति ऑप्शन दे रखा है, तो शक्ति का जो फॉर्मूला जो होता है वो वाट, उसका जो ये सही मात्रक जो होता है शक्ति का वो वाट होता है। क्या होता है? वाट। तो भैया में एम्पियर घंटा दे रखा है, एम्पियर घंटा दे रखा है, यानी I इंटू टी होना चाहिए। I इंटू टी होना चाहिए। I मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर और उसका सेकेंड या आवर, इसको एम्पियर, एम्पियर इंटू आवर, तो इतना बराबर क्यू यानी कूलम, यानी आवेश का ये सही मात्रक जो होगा वो कूलम होगा और एक कूलम बराबर एम्पियर इंटू आवर लिखा जा सकता है। राइट आंसर बी की ओर जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर बी की ओर हम लोग भागेंगे। बी वाला में होगा एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर इंटू आवर, क्योंकि क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी होता है और आई का विद्युत धारा का, विद्युत धारा का जो सही मात्रक होता है एम्पियर होता है। एम्पियर को बड़ा ये द्वारा निरूपित करते हैं और ये आपका समय है, समय का जो सही मात्रक होता है वो सेकेंड होता है या आवर होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा आवर सेकेंड के लिए आवेश। राइट आंसर इसको होगा आवेश। तो चलो इसका हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो इसको जल्दी जल्दी सनातन इसको ऐड करेगा और आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लो। आगे अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे लोग क्वेश्चन को देखेगा और इसको एक्सप्लेनेशन सही तरीके से करेगा और याद भी करेगा क्वेश्चन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट के बराबर है। देखो वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, वाट किसका ऐसा ही मात्रक होता है? शक्ति का होता है और वाट को W द्वारा निरूपित करते हैं। तो इसमें कहता है वाट के बराबर है, तो वाट बराबर फॉर्मूला होता है W/T। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो ये जो कार्य है ना इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है और समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है, यानी इतना बराबर वाट लिख सकते हो। तो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड ऑप्शन कहाँ है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ए की ओर हम लोग भागेंगे। राइट आंसर ए की ओर जाएंगे। जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं। जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो इसका होगा बच्चे लोग वो क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। राइट आंसर ये होगा। अगला विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है और
एम्पियर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो एम्पर होता है। क्या होता है? एम्पर होता है। एम्पर याद रहेगा। और एम्पियर को बड़ा ए द्वारा निरूपित किया जाता है, बड़ा ए द्वारा निरूपित किया जाता है। इसलिए राइट आंसर इसका ही होगा। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को बड़ा ए द्वारा निरूपित किया जाता है और एम्पियर का जो शाब्दिक अर्थ होता है एम्पर होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एम्पर होता है। चलो ठीक है, अब अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टोटल क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हल्का और कोई भी क्वेश्चन वाले नहीं है, सारे क्वेश्चन आप कॉपी में ऐड कर लो और एक बार जब बोर्ड की एग्जाम होगा ना तो याद करना कि आंसर बोले थे कि 400 क्वेश्चन जो करवा रहे थे 400 में से इसी में से A to Z क्वेश्चन आएगा। तब आप तो चलो 400 में से 40 नंबर तो आपको बनाना भाई, 400 में से एक जीरो हटेगा, 40 बचेगा, जो 40 में 40 नंबर आपका लिस्टिंग होगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसलिए याद रहे जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है कंफर्म कॉन्फिडेंस के साथ इसको याद कर लो। चलो ठीक है, हम चाहते तो 500 भी क्वेश्चन ले सकते थे, लेकिन 500 में से एक जीरो हटाते ना तो 50 क्वेश्चन जो तुम लोगों को बनाना थोड़ी है, बनाना तो भैया 40 क्वेश्चन ही बनाना है ना। इसलिए 4 जीरो किया है कि एक जीरो हटेगा तो आपको 40 नंबर कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर इसको एम्पियर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, उसके लिए इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस जो होता है ना वो CO2 गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस है? CO2 गैस है बच्चे। कौन सा गैस है जी? CO2। इसका जो राइट आंसर होगा वो CO2 होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? कौन सा होगा? सी होगा। सी में CO2। शरीर में भोजन का पाचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलो अब आपको केमिस्ट्री का सिलेबस आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से क्या सिलेबस स्टार्ट होती है बच्चे लोग? केमिस्ट्री की सिलेबस स्टार्ट होती है। 25 क्वेश्चन अभी तक हम लोग जो पढ़ा वो फिजिक्स था। अब हम लोग 25 क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखो इसमें इसका शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उत्चयन है, संयोजन है, विस्थापन है, अपचयन है। चलो हम बताते हैं इसमें संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। एकल नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन किसे कहते हैं बाबू? इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की ह्रास होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। तो जब हम लोग भोजन करते हैं और जब पचता है ना तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। कहा कि खाना खाने के बाद पानी भी धकेले पड़ता है। क्या सही बात है ना? यानी कहने का मतलब कि जैसे आपको थ्योरी दिया जा रहा है और उस पर न्यूमेरिकल नहीं करवाया गया तो समझो कि वो टॉपिक से जुड़ा है। उसी तरीका से नाश्ता जैसे करवाया जाता है वैसे पानी भी जरूरी है। तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? पानी। तो पानी वहां पर ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहा है, ऑक्सीजन वहां पर क्या हो रहा है? ब्रीथिंग। तो जिसमें ऑक्सीजन की ब्रीथिंग होता है बच्चा उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। विस्थापन, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को हटा सकता है, जैसे जेड यानी तो H2SO4 यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, ये बना देगा ZnSO4 प्लस। यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, ठीक है। ये गाना गया क्या आपका?
विस्थापन अभिक्रिया। उच्चयन अभिक्रिया इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसमें ऑक्सीजन की हाथ होगा और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा, हाइड्रोजन का वृद्धि होगा। चलो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। एक की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे लोग, चलो देख लो, क्या बात है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखो कहता कल्ली चुना पर, कौन चुना पर, कल्ली, काली, कल्ली चुना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। देखो कल्ली चूना, आपने चूना में कभी पानी डाल करके देखा है? अरे बोलो ना। तो वहां से ऊर्जा उत्पन्न होता है, क्या होता है उसमें, मतलब वो कभी कभी कम पानी डाला तो दबकने भी लगता है, मतलब भाप भी निकलने लगता है। तो वहां पर ऊष्मा का शोषण हो रहा है या ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या क्या हो रहा है, या विस्फोट हो रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई ऊष्मा क्षति अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। अवशोषण मतलब क्यों लेता है, तो यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उठा बनता है, इसलिए राइट आंसर एक भी हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, ए भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए लगाएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेगा बच्चे लोग। 10th का टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है, आपका सारे सेट यहाँ करवा दिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? जो मतलब किसी के साथ, मतलब वो जैसे यहाँ कौन सबसे अधिक क्रिया किसी के साथ कर सकता है? कॉपर करेगा, एजी करेगा। एजी आपका लिक्विड स्टेट में होता है, इसको पारा कहते हैं। ये आपका गोल्ड है, गोल्ड ये आपका स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ठीक है। और ये भी आपका ये सिल्वर है, ये सिल्वर ये है, ठीक है। ये सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और ये आपका सबसे अधिक क्रियाशील वाला जो आएगा वो आपका कॉपर होगा। और एक बात और कह देना चाहते हैं कि कॉपर जो होता है, जैसे कॉपर का +1 वैलेंसी होता है, तो इसका नाम हो गया क्यूप्रस। इसका नाम क्या हो गया, क्यूप्रस। लेकिन अगर जो कॉपर 2 वैलेंसी है तो +2 लिखा रहेगा, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्री। क्या नाम हो जाएगा, क्यूप्री। इसका नाम हो गया क्यूप्री और इसका नाम हो गया ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, क्यूप्री। कॉपर +2 वैलेंसी होगा, ये हाइयर वैलेंसी का आ गया, ये हाइयर वैलेंसी के साथ इक लगता है, हाइयर वैलेंसी के साथ इक लगता है। और लोअर वैलेंसी के साथ, लोअर वैलेंसी के साथ, लोअर वैलेंसी के साथ अस लगता है। नाम लिखने में, नाम लिखना रहेगा तो लोअर वैलेंसी किसी भी दो एलिमेंट का अगर जो ज्यादा, जैसे मान के चलो ऐसे रहेगा Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, एकरा नाम हो गया फेरस। एकरा नाम क्या हो गया, फेरस। और इसका नाम क्या हो गया, फेरी। इसका नाम क्या हो गया, फेरी। ठीक लगेगा, ऊपर में अर्थ लगेगा, ठीक है। इसका नाम हो गया फेरी, तो इसका नाम हो गया फेरस। हाइयर वैलेंसी के साथ ठीक लगता है, लोअर वैलेंसी के साथ अर्थ लगता है, इसलिए इसको याद रहे। इसलिए राइट आंसर इसको ये होगा, ये हम लोग लगाएंगे। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। और एक बात ये भी कहते हैं, कल्ली चूना जो होता है, कल्ली चूना का सूत्र ये होता है CaO होता है। और जो जल के साथ अभिक्रिया करेगा H2O के साथ, तो जो समीकरण जो बनाएगा CaOH का होल्ड बनाएगा, ठीक है। यही दूसरा चूना का गया, ठीक है। इसका रिएक्शन नहीं बनेगा और समीकरण संतुलित भी है, आप देख सकता है समीकरण संतुलित है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा और इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। क्या बात, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल का आदि तो पता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम
ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ ये विक्रिया करेगा, ये बना देगा CaOH का ऑल्टोइड्स। इसी को हम लोग करते हैं चूना जल। क्या कहते हैं बुआ? चूना जल। तापुन लिखा ना कि कहां पर चूना जल का सूत्र है? ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो गया आपका व्यंजक चूर्ण सूत्र और ये हो गया चूर्ण सूत्र। राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका व्यंजक चूर्ण का सूत्र है। एक कैल्शियम ऑक्साइड है, एक कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड और इसका नाम हो गया व्यंजक चूर्ण और इसका नाम हो गया चूना जल। इसका नाम क्या हो गया? चूना जल। चलो अब आगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? देखो देखो, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षार बनता है। वैसा पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे? लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे वो क्षार कहलाएगा और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे वो अम्ल कहलाएगा। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है, एसिड का जो पीएच वैल्यू जो होता है, एसिड का पीएच मान जो होता है वो 0 से लेकर 7 से कम होता है, 7 से कम, 0 से 7 से कम होता है। और बेस का जो क्षार जो होता है, क्षार का जो पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक, 14 तक, 14 तक, 14 तक होता है। और उदासीन जो होता है, उदासीन का पीएच मान 7 होता है। तो इसमें कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होना चाहिए? तो क्षार में बदल रहा है तो आप यदि के भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, इसमें राइट ऑप्शन ए होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन है तो ये भी नहीं होगा, राइट आंसर टी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? की ओर हम लोग जाएंगे, टी वाले ऑप्शन लगाएंगे। चलो ठीक है, अब देखा जाए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट इसको याद कर लेगा। ठीक है, आप लोगों का सिलेबस भी है, आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में इसको पढ़ाया भी गया है, सबका सिलेबस भी खत्म किया गया है। चलो हो गया था, हो गया था, हो गया है। चलिए ठीक है, अब आगे की ओर अगला क्वेश्चन जो है बच्चे लोग देखो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर फोकस डाल रहे हैं। कहता एल्काइड में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखो एल्काइड, हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन जो होता है बबुआ, वो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हुआ तो इसमें एक साथ संयोजक बंधन हुआ। ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है, एगो अल्किन होता है और एगो अल्काइन होता है। तो अल्किन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डेड होता है तो इसमें 2 साथ संयोजक बंधन हुआ। और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 साथ संयोजक बंधन होता है। इस 3 बंधन होता है, इसलिए इस कंपाउंड में 3 साथ संयोजक बंधन होगा। अब इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच में अल्काइन की बात करा, आयन आयन अल्काइन आयन हो गया
तो अल्काइल में ट्रिपल बॉन्डेड होता है, यानी 3 साथ संयोजक बंधन होता है, देखिए ऑयल इसको बोलता है ना मार्टमाइन, वो वाला ऑयल, ठीक है। ऑयल अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइल, ठीक है। तो इसका जो होगा ऑयल, इसका कितने साथ संयोजक बंधन होगा, तो आंसर इसका होगा कितना होगा, कितना होगा, इसलिए आंसर इसको क्या होगा बच्चे लोग। अब तक ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है, चलो भाई ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, एक सुक्रोज होता है C12H22O11, ये हो गया सुक्रोज, सुक्रोज, ये हो गया सुक्रोज, और ये हो गया ग्लूकोज, ये क्या हो गया ग्लूकोज। और कभी कभी फ्रुक्टोज भी देते, फ्रुक्टोज, 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 तब फ्रुक्टोज का भी सूत्र यही आएगा C6H12O6। ये फ्रुक्टोज का ये भी होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का दोनों का सूत्र सेम ही होता है, ठीक है। C6H12O6, इसलिए राइट आंसर हमारा एक ही हो जाएगा, ठीक है। और सुक्रोज का भी सूत्र होता है C12। इसको हाइड्रोलाइसिस करने पर, इसको हाइड्रोलाइसिस करने पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, फ्रुक्टोज, ठीक है। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा एक ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन को इसमें कराया जा सकता है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन कार्बन और उसके यौगिक से, यही चैप्टर से वो भी क्वेश्चन था, और ये है, कहता है कि उच्च वर्षीय अम्ल के सोडियम का लवण होता है। तो उच्च वर्षीय वाला में साबुन जो होता है उच्च कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एवं पोटेशियम का लवण होता है, समझ में आया। इसलिए राइट आंसर साबुन, राइट आंसर क्या होगा साबुन। अपमार्जक में सल्फोनिक लवण होता है, कौन लवण होता है, सल्फोनिक, राइट आंसर इसका साबुन होगा। चलो, सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील समूह है। फंक्शनल ग्रुप का नाम सुना तो फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप कहते किसे, फंक्शनल ग्रुप। अगला जो क्वेश्चन है ना वो फंक्शनल ग्रुप से बच्चे लोग, फंक्शनल ग्रुप कहते किसे हैं, if an atom or group of atom which determine the properties of organic compounds are called functional group। परमाणु और परमाणुओं की समूह के जो गुण को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल, क्रियाशील समूह कहते हैं। क्रियाशील समूह दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। क्रियाशील समूह दो प्रकार के होते हैं, वो एकल बंधन वाला क्रियाशील समूह होगा, द्विबंधन